अगर सारा गेल, सेल, बीएचएनएल, बीएसएनएल, एलआईसी सब बिक जाएगा तो जब आम आदमी के बेटे को जो थोड़ी बहुत नौकरी की उम्मीद है वो क्या मुंबई में टाटा बिरला के पास जाके नौकरी ढूंढेगा? मैं केवल एक चीज सोचता हूं कि जुल्म करना जितना पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। मैंने अपने बच्चे की एफडी तोड़ी, अपनी बेटी की एफडी तोड़ी मैंने बैंक से, क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा कि ये वो समय है जब चुनाव हम लड़ते तो हम इन लोगों को बोलते आप हमारे परिवार हो। आज इन परिस्थितियों में तुमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम परिवार मानते हो सबको। मैंने आज तक कभी संसद की तनख्वाह नहीं ली, तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बोला कि चाहे आपने कदम जो भी उठाना है, आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। आज मुझे चिंता है कि मेरे देश का क्या होगा। आज मुझे चिंता है, मैंने अपना जीवन देश के नाम किया है, मुझे अपने नुकसान की कोई चिंता नहीं। धर्म, जात, इससे ऊपर उठ के देखो, इस राजनीति ने हमको कहां जाके खड़ा किया है, आप मेरे से अच्छा जानते हो। अगर हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे, शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, आज हमारी लड़ाई कौन लड़ने आएगा? हमको खुद लड़नी पड़ेगी। सरकार का काम है अपनी बात रखना, सरकार का काम है अपने राज को और स्थापित और गहरा करना। हम लोग का काम बेमतलब का खिंचाव नहीं है, बेमतलब की लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी मर्यादा, हमारा आत्मसम्मान, हमारा हक कुचला ना जाए, इसकी देख रेख, इसकी जिम्मेदारी हमारे खुद की है। लोगों के मन में एक भय है कि यदि हमने अपनी बात रखी तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, यदि हमने अपनी बात रखी तो बेमतलब के मुकदमे हो जाएंगे, हम पे दबाव होगा, हमारा घर खसाया जाएगा, हमारे व्यापार में तंग किया जाएगा, हमारी खेती किसानी में हम लोग को तंग किया जाएगा। भाइयों, मैं आपको जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं, जब तक मेरे रगों में खून है, आप कभी अपने आप को अकेले नहीं पाओगे अपनी लड़ाई में। किसी भी, मैं न धर्म देखता हूं, न जात देखता हूं, न अमीर गरीब देखता हूं, न फायदा नुकसान देखता हूं। मैं केवल एक चीज सोचता हूं कि जुल्म करना जितना पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। भैया, जब कोरोना का बहुत भयानक रूप हमारे सामने आया था, उत्तर प्रदेश के जितने जनप्रतिनिधि थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 80% अपने घर के बाहर भी नहीं निकले थे। लेकिन मैंने ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जिसका दौरा नहीं किया। उस समय मैं हफ्ते में एक बार आता था और जितनी दवाइयां पूरे पीलीभीत में बटी अस्पतालों में, वो सब मेरे जेब से। जितना ऑक्सीजन अस्पतालों में बटा, बताइए मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैंने अपने बच्चे की एफडी तोड़ी, अपनी बेटी की एफडी तोड़ी मैंने बैंक से, क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा कि ये वो समय है जब चुनाव हम लड़ते तो हम इन लोगों को बोलते आप हमारे परिवार हो। आज इन परिस्थितियों में तुमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम परिवार मानते हो सबको। आपको पता है कि 13 साल से मैं सांसद हूं, मैंने आज तक कभी संसद की तनख्वाह नहीं ली। हर महीने मेरी तनख्वाह देश के ऐसे किसान परिवार के पास जाती है
जिसके मुख्य कमाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उनके परिवार के पास मेरा चेक जाता है, चाहे वो कश्मीर का हो या तमिलनाडु का। जब किसान आंदोलन चला था हमारे देश में, तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बोला कि चाहे आपने कदम जो भी उठाना है, लेकिन ये जो 700 लोग शहीद हुए दिल्ली की राजधानी के सड़कों पे, इनका जवाब कौन देगा? इनके बारे में कौन बोलेगा? आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। यहां जितने लोग बैठे हैं, सबके दिल में कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेके कोई ना कोई आर्थिक चिंता है। मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? आज जो युवा देश की पूंजी है, उन युवाओं के दसियों हजार चिट्ठी, मैसेज, ट्विटर और फेसबुक पे मुझे रोज मैसेज आते हैं। वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या होते हैं? वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश को मिला के 26 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, पिछले 1 साल में आउट हुए हैं। अभी बिहार का पेपर कैंसिल हुआ था, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम का पेपर बीपीएससी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो लीक कराने वाले माफिया में किसी को सजा मिली है? जो करोड़ों बच्चे आज बेकार उनकी जिंदगी हो रही है, आर्मी में भर्ती होती है 18 से लेकर 21 साल की उम्र तक। क्या 22 साल का नौजवान बूढ़ा हो गया है कि उसकी वो देश के काम उसके नौजवानी नहीं आ सकती? क्या मैं बात सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? मैं पूछना चाहता हूं कि आज 1,60,00,000 रिक्त पद पड़े हैं पूरे राष्ट्र में, सरकारी नौकरी। जब एक नौजवान लोन लेने जाता है तो उसके प्राण सूख जाते हैं, उसको कोई लोन नहीं मिलता। उसको जो लोन में बैंक देने वाला व्यक्ति बैठा है, वो अंत में उससे पूछता है कि भैया कुछ लक्ष्मी दर्शन किनारे में कर दो, तो जितना मर्जी लोन लेना है ले लो। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? उद्योगपतियों को 90% पैसा लोन का मिलता है, जिनकी सालाना कमाई हजारों करोड़ है, और एक आम आदमी के बेटे को 1 रुपए का लोन नहीं मिलता। अब जब लोन भी नहीं मिलेगा, अपने व्यापार, अपने किसानी में निवेश करने के लिए रुपए नहीं मिलेंगे, और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो नौजवान बिलसंडा का, शाहजहांपुर का, पीलीभीत का कहां जाएगा नौकरी ढूंढने? कैसे अपने पालन पोषण करेगा? ये असली राजनीति है इस देश में। आज आप सोचिए कि हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी बजट हुआ, उसमें क्या कहा गया कि 12 लाख सरकारी पद हैं नौकरियों के। उसी बजट में यह कहा गया कि 5 लाख पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कोई नौकरी सरकार की दी जाती है तो उसके साथ आर्थिक प्रबंधन भी साथ साथ होता है। तो जब सरकार के पास रिक्त पद भी है, खाली पद भी है, और उसके साथ पैसा भी है, तो भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं देश? क्या मैं सही पूछ रहा हूं कि मैं गलत पूछ रहा हूं? एक आम आदमी, आज निजीकरण का दौर चल रहा है। आज मैंने फेसबुक और ट्विटर पे एक चीज डाली इलाहाबाद को लेके, आप पढ़िए। उसमें मैंने क्या लिखा? मैंने कहा निजीकरण की तरफ रास्ता बढ़ रहा है। अब एक बात बताइए, अगर सारा गेल, सेल, बीएचएनएल, बीएसएनएल, एलआईसी सब बिक जाएगा, तो जब आम आदमी के बेटे को जो थोड़ी बहुत नौकरी की उम्मीद है, वो क्या मुंबई में टाटा बिरला के पास जाके नौकरी ढूंढेगा? वो नौकरी किसको देंगे? वो मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में पढ़े हुए, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हुए लोगों को देंगे। किसान के बेटे को, छोटे व्यापारी के बेटे को, मजदूर के बेटे को
एक आम नौजवान के सारे रास्ते अगर बंद हो गए तो ये देश का भविष्य किस अंधेरे में जाके अंजाम तक पहुंचेगा। आपका जीवन में रोज आपको यह सत्य उजागर होता है और आप इसकी वास्तविकता जानते हैं। भाइयों, मैं जब राजनीति में आया तो मेरे मन में ये चिंता थी कि मेरा क्या होगा। आज मुझे चिंता है कि मेरे देश का क्या होगा। आज मुझे चिंता है, मैंने अपना जीवन देश के नाम किया है, मुझे अपने नुकसान की कोई चिंता नहीं। और जो बहादुर इस देश का है, जो एक ऐसा आदमी है जो सच्चा राष्ट्रभक्त है, जो एक ऐसा आदमी है जिसके दिल में ये पीड़ा होती है कि आज भी इतने लोग भूखे क्यों सो रहे हैं, आज भी किसान के बच्चे फीस क्यों नहीं टाइम पे दे पा रहे, आज भी एक आम नौजवान क्यों बैठ के गांव में खाली घूम रहा है, नहर के किनारे बैठा है, ताश खेल रहा है, यूट्यूब देख रहा है, क्योंकि कोई काम नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है और उसके ऊपर कोई चिंता भी नहीं। मेरी राजनीति चुनाव तक सीमित नहीं है, मेरी राजनीति एक आंदोलन है। मुझे बताओ, क्या हमारा देश, क्या हमारे गरीब, क्या हमारे किसान, क्या हमारे नौजवान क्या बचाने लायक है या बचाने लायक नहीं है? धर्म, जात, इससे ऊपर उठ के देखो, इस राजनीति ने हमको कहां जाके खड़ा किया है, आप मेरे से अच्छा जानते हो। हम एक दूसरे की रक्षा करें, ईमानदार राजनीति की रक्षा करें, साहसी भारत की रक्षा करें, उस आवाज को मौन नहीं होने देंगे जो आवाज इस देश के आम नौजवान की, किसान की आवाज। यही मेरा लक्ष्य है, इसलिए आज मैं यहां आया हूं। तो क्या आप खड़े हैं साथ में? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल करने में मेहनत की, मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप लोग इतने गर्मी में 3-3 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं। एक बार हमारी ब्लॉक वाइज मीटिंगें होंगी, उसके बाद ग्रामीण दौरा फिर से शुरू होगा। आप सब लोगों की जिंदाबाद। मेरे राजनीति में मेरी जिंदाबाद के लिए कोई जगह नहीं है। एक आखिरी नारा लगेगा, किसान नौजवान जिंदाबाद। बोलिए, किसान नौजवान जिंदाबाद।